नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 196.23 करोड़ रुपए धोखाधड़ी के मामले में जमशेदपुर सीजेएम कोर्ट ने जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को समन जारी किया है। इसके अलावा जेएससीए के पूर्व सचिव राजेश वर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी और जेएससीए के सदस्य रंजीत कुमार सिंह के खिलाफ भी समन जारी किया गया है। 18 दिसंबर से पहले सभी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश भी दिया गया है। समन कोर्ट ने 30 नवंबर को ही जारी किया है और अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस का बयान सामने आया है, वो एक एक करके आपको सुनाते हैं। ये एक आम प्रक्रिया है कोर्ट का। शिकायतवाद दायर हुआ, उसमें सम्मन भी जारी होगा। सम्मन का मतलब नोटिस होता है, नोटिस जारी होगा, वो अपना पक्ष रखेंगे और जो दोषी होगा तो दोषी होगा, बेदाग होंगे तो बरी होंगे। ये तो अदालत की प्रक्रिया है, इसमें कोई भी प्रतिक्रिया देना पार्टी स्तर से मुझे लगता है इसमें और क्या बोला जा सकता है। बीसीसीआई स्टेट्स में खेल को प्रमोट करने के लिए हर एक साल एक मोटी राशि स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस को देती है और इसी को लेकर 2016 में आरोप लगा था कि पूर्व के जो 5-6 वर्षों की राशि है उसका ठीक से उपयोग नहीं हुआ था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक प्रकाश जी, जो अभी सांसद भी हैं, उन्होंने भी इस आवाज़ को मुखरता से उठाया था, लेकिन उन्हें भी एसोसिएशन से बाहर कर दिया गया था। तो प्रथम दृष्टया दाल में काला है, क्योंकि जो भी आवाज़ उठाता है उसे सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। तो हमें लगता है कि ये अमिताभ चौधरी के ऊपर ये मामला कहीं ना कहीं एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से भी अदालत में किसी ने किया है। स्वाभाविक तौर पे ये मामला अदालत में है। आप देखें, इस पे अदालत का जो निर्णय होगा वो शिरोधार्य होगा सबको। और देखिए, गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के भालुका गांव के किसानों को पैक्स के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से किसान धान बिचौलियों को सस्ते दर पर बेचने को मजबूर हैं। पैक्स के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी किसानों को नहीं दी जाती है। वहीं जो किसान पैक्स के बारे में जानते हैं वह पैक्स को धान नहीं देना चाहते, क्योंकि पैक्स द्वारा धान लेने के बाद देर से भुगतान किया जाता है, जिसकी वजह से किसान पैक्स को धान देना नहीं चाहते। बिचौलिए किसानों से धान 13 रुपए किलो धान खरीद रहे हैं, जबकि पैक्स करीब 18 रुपए लेता है। यह हाल सीएम हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा का है। हमको पैसा का जरूरत है, वो तो तुरंत मिलेगा नहीं, लग जाएगा 8 दिन, और हमको अभी इंजेक्शन लेना है, पैसा देना है, ये ना प्रॉब्लम है। तो यहाँ का सब आदमी ऐसे प्राइवेट ऐसे ही। कौन सा जगह पड़ता है? ये करमांडल पंचायत। कहाँ बेचिएगा ये धान? ये बाजार में पैक्स में नहीं देते हैं? अरे ऐसे लेता है, दे देते हैं। अच्छा, पैक्स वाले में क्या दिक्कत होता है? पेमेंट लेट से मिलता है। हम लोग नहीं दिए कभी, नहीं तो हम लोग को इसको जानकारी भी नहीं है। वहीं झारखंड का गढ़वा जिला पूरी तरह कृषि आधारित जिला है और यहां धान की पैदावार अच्छी खासी होती है। पहले एफसीआई के माध्यम से धान को खरीदा जाता था, लेकिन इस बार सरकार से मिले निर्देश के बाद पैक्स के माध्यम से जिले में धान अधिप्राप्ति के लिए जिले के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। जिला प्रशासन ने 15 दिसंबर से धान खरीदने का समय रखा है। इसके लिए जिले के 20 प्रखंडों के 34 पैक्स का चयन किया गया, जो यहाँ के किसानों के धान को खरीद सकेंगे। धान खरीद के लिए 2 कैटेगरी बनाए गए हैं, साधारण और ग्रेड A1। साधारण धान 1940 और ग्रेड A 1960 रुपए में खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 120 रुपए का अतिरिक्त सरकार बोनस भी देगी। वहीं जिले में 60 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार एफसीआई द्वारा धान नहीं क्रय किया जा रहा है। इस बार राज्य सरकार पैक्स सहकारिता विभाग के जो हैं उनके माध्यम से लिया जाएगा और हमारे गढ़वा में 34 पैक्स का चयन हो चुका है, अलग अलग प्रखंडों में है, जिनके माध्यम से धान अधिप्राप्ति की जानी है।
वही देखिए, गोड्डा के परसा कंभारा कजिया पुल का शिलान्यास हुए 4 साल बीत गए, लेकिन आज तक पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। पुल नहीं होने की वजह से लोगों को नदी पार कर बाजार जाना पड़ता है। अगर पुल बन जाए तो ग्रामीणों को शहर का रास्ता करीब 7 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। बता दें कि इस काम को नगर विकास द्वारा कराया जा रहा है और जुडको इसका काम कर रही है। और ये गोड्डा की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुल का निर्माण 7 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। 4 साल, माफ कीजिएगा, 4 साल पहले पुल का निर्माण शुरू हुआ था और अभी तक 4 साल बीत गए और अभी तक ये पुल पूरा नहीं बन पाया है। लेट से कम हो रहा है। लेट से कितना दिन हो गया करीबन? 4-5 साल घुस गया है। तो अभी कैसे आवागमन होता है आप लोग का? वो नदी जैसे पार होते तो वैसे हो रहा है पानी में जाके। हाँ, कभी बोलते नहीं जल्दी काम करने किसी को? बोलते हैं तो हम लोग को उतना स्पॉट नहीं देता है। दिक्कत है कि हम लोग इतना पानी में घुस करके तो चले जाते हैं, लेकिन बच्चा लोग पढ़ाई के लिए इसके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि इस पुल के लिए हम लोग को बच्चा को पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकता है कि उधर से घूरने में बहुत दिक्कत है। गरीब लोग का बच्चा है। और अब खबर साहिबगंज से, जहां मिर्जा चौकी या फिर गोड्डा के बुआरी जोर के लोग अब बुआरी जोर मिर्जा चौकी मार्ग से कम आते जाते हैं। मात्र 28 किलोमीटर का यह मार्ग काफी जर्जर हो गया है और पिछले 4 सालों से इस सड़क की स्थिति खस्ता हाल है, लेकिन इसकी सुध न तो वरीय अधिकारी ले रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधि ले रहे हैं। इस मार्ग से सैकड़ों की संख्या में स्टोन चिप्स लदी गाड़ियां आती जाती रहती हैं। इस सड़क के नहीं बनने से लगभग 2 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हो रही है। बस से बदतर है, लोगों को आना जाना दुभर हो गया है। लोग परिवार लेकर नहीं जा सकते हैं, बीमारी लेकर नहीं जा सकते हैं, जाम उसी तरह बना रहता है। ये स्थिति बच्चों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। इतना खराब है कि क्या बताएं हम आपको। धूल भी इतना उड़ता है, या कोई देख सुन नहीं, पता नहीं सरकार यहाँ नज़र दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कौन क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा हम लोग को। अभी तक 4 साल से तो हम लोग भटक रहे हैं इसी तरह रोड में। और देखिए, पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र में बसे कटकरामा गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान कर सड़क का निर्माण किया है। ग्रामीणों ने एक दूसरे के सहयोग और अपनी मेहनत से पहाड़ियों के उबड़ खाबड़ रास्ते को समतल किया और उसे चलने योग्य बनाया। इस बारे में जब न्यूज़ 18 ने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि सड़क नहीं होने के कारण उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। सड़क संपर्क नहीं होने की वजह से कई बार स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रभावित होती थी, जिसे देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। सड़क नहीं था, छोटी से रास्ता था, तो हम लोग गांव वाले मिल के श्रमदान के रूप से हम लोग रोड को काट के बनाए और इतना कष्ट में हम लोग आना जाना करते थे पहले, और इसमें कोई प्रशासन ध्यान नहीं देते थे। हमारे गांव में रोड नहीं है, नहीं होने के कारण हम लोग पगडंडी से 3 किलोमीटर तक हम लोग पैदल चले जाते हैं और हम लोगों को सामान ले जाने में और मरीजों को ले जाने लाने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हम ग्रामीणों ने मिल करके हम लोग थोड़ा सा रास्ता बनाए हैं। वहीं झारखंड का मैथन डैम अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। धनबाद मुख्यालय से लगभग 42 किलोमीटर दूर झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित मैथन डैम प्राकृतिक की अद्भुत छटा बिखेरती है और इसे देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। लेकिन मैथन डैम पर कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहां तक कि इतने बड़े मैथन डैम पर एक भी शौचालय की सुविधा नहीं है। मैथन डैम में जहां तहां गंदगी का अंबार लगा रहता है। मैथन में देखरेख का जिम्मा दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी का है, लेकिन आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी झारखंड का स्वर्ग कहे जाने वाला है या फिर मैथन डैम अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोता चला जा रहा है। तो लगी है हम लोगों को। पहला नंबर बात तो ये है कि शौचालय का यहाँ कोई इंतजाम नहीं। बच्चे आते हैं, बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है। बहुत नाम किया हुआ मैथन डैम पर, इसी को सोच करके हम लोग आए थे, लेकिन देख रहे हैं ये सब कमी है। अभी हमारे झारखंड सरकार हैं और डीवीसी साहब जो हैं
ठीक है, वो जल्द से जल्द अपना यहाँ पे मतलब ये क्या इसको बोलते हैं, कूड़ा को साफ करवाएं। डस्टबिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, शौचालय नहीं है। पुरुष तो कहीं भी अपना शौचालय जो भी है वो हो जाएंगे, मगर महिलाओं के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। इस संबंध में एक पूर्व बैठक जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, डीजीएम साहब हैं, उनके साथ हुई थी और उन्हें उनसे अनुरोध किया गया था कि जो एक शौचालय बनी हुई है उसकी भी स्थिति ठीक नहीं, उसको साफ सफाई कराएं और लोगों की जो संख्याएं बढ़ती है इस खास करके विशेष सीजन में, उसको लेकर के महिलाओं को विशेष करके परेशानियां होती है, तो उनको लेकर के कहा गया है कि एक दो और शौचालय जो है अन्यत्र स्थान पर बनाया जाए ताकि लोग आएँ और इसका जो क्षेत्र स्थल है लोग मनोरंजन के साथ साथ अपना जो असुविधाएं हैं उसको भी दूर कर सकें। और ईडी ने झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर पन्नालाल को 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पन्नालाल ने मानव तस्करी से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाई। कुख्यात तस्कर पर हजारों नाबालिग लड़कियों को बेचने का भी आरोप है। झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर पन्नालाल को ईडी ने 5 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। पन्नालाल पर मानव तस्करी से 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। कुख्यात पन्नालाल पर करीब 1000 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों को ओडिशा, झारखंड में काम दिलाने पर महानगरों में बेचने का आरोप है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और विदेश में प्लेसमेंट एजेंसी को बेचकर पन्नालाल कमीशन लेता था। इसी कमीशन के आधार पर उसने करीब 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कई शहरों में बनाई है। इस अपराध में उसकी पत्नी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आरोपी पन्नालाल को एनआईए के कस्टडी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इसके बाद अब ईडी ने इसे रिमांड पर ले लिया है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है पन्नालाल, कैसे उसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। 100 करोड़ का मालिक है मानव तस्कर पन्नालाल। रांची, खूंटी और दिल्ली में है पन्नालाल की अचल संपत्ति। दिल्ली में पन्नालाल की 3 प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। झारखंड के कुख्यात मानव तस्करों में एक है पन्नालाल। जेल में रहने के बावजूद पन्नालाल मानव तस्करी का रैकेट चलवा रहा है। पन्नालाल के खिलाफ 19 एफआईआर दर्ज है। पन्नालाल पर झारखंड की बेटियों का सौदा करने का आरोप है। बेटियों का सौदा कर उसने करोड़ों रुपए बनाए हैं। पन्नालाल का रैकेट झारखंड के हर जिले में सक्रिय है। महानगरों में नौकरी का झांसा देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है पन्नालाल। प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लड़कियों के सौदा करने का आरोप भी है। अब तक हजारों नाबालिग लड़के लड़कियों को पन्नालाल ने कई शहरों में बेचा है। पन्नालाल ने कई लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला है। अब 5 दिनों के रिमांड पर लेने के बाद ईडी पन्नालाल से पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी ईडी की रांची ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम पन्नालाल है और इस पे आरोप है कि तकरीबन 1000 से ज्यादा मासूम लड़कियों की ये तस्करी के मामले में इसकी भूमिका रही है। कि तकरीबन 100 करोड़ की ऐसी अवैध संपत्ति को पन्नालाल ने बनाया है जो इस मानव तस्करी के पैसे से बनाया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये मामला है जिसमें कि 100 करोड़ की संपत्ति के बारे में जानकारी मिली और राजधानी दिल्ली, एनसीआर में काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टी को उसने बनाया है। लिहाजा इन तमाम मामलों की विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। इस मामले में जल्द ही कुछ और भी आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18। और वहीं धनबाद समाहरणालय में कतरास का रहने वाला एक दिव्यांग राष्ट्रीय पैरा एथलीट अजय कुमार पासवान डीसी से मदद की गुहार लगा रहा है। एथलीट अपने हाथों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किए मेडल लिए डीसी से मुलाकात करने पहुंचे। उसने डीसी को एक ज्ञापन सौंपा और अपनी बदहाली को लेकर गुहार लगाई है। अजय पासवान ने बताया कि वह बेहद गरीब हैं। सरकार से पेंशन राशि प्रति महीने 1000 रुपए मिलता है जो काफी नहीं है और अब मेडल बेचने की मजबूरी उसके सामने आ गई है। खिलाड़ी हैं, ये हर जगह से गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज जीत कर आए हैं और जीतते ही आ रहे हैं। बहुत जगह खेलने गए थे। एक जगह बेरलूस खेलने जाना था। कहाँ पे? बेरलूस जाना था, लेकिन पैसों के महज कुछ 5000 रुपये के चलते नहीं जा पाए थे। तो वहाँ से भी गए कर हम नाम रोशन करके ही आते।
क्या करें, हम लोग का घर का परिस्थिति बहुत ही खराब है। और वहीं नए वेरिएंट की आशंका के बीच रांची में भी लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। नागा बाबा खटाल सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क के ही सब्जी की खरीदारी करते दिखे। ग्राहक हो या दुकानदार, सब बिना मास्क के ही दिखे। सवाल करने पर लोग बहाने बनाते हैं। देखिए संवाददाता निरंजन की रिपोर्ट। रांची के सबसे बड़ा सब्जी मंडी नागाबाग खटाल में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहां जो सब्जी के विक्रेता हैं वह अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाए हैं। ये बताएं, कोरोना की तीसरी लहर, आप चेहरा पर मास्क क्यों नहीं लगाए? जब देखें मास्क, आपको पता होना चाहिए कि तीसरी लहर आ चुकी है, क्यों मास्क नहीं लगाए? इधर ये भी देखें खड़े हैं, आप मास्क क्यों नहीं लगाए? कपड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दुकानदार देखे यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, यह भी अपने चेहरे पर मास्क नहीं ढके हैं। अब ये बताएं कि जो तीसरी लहर है, तीसरी लहर आ चुकी है, आप मास्क क्यों नहीं लगाए? लगाए, मास्क लगा रहे। देखिए, जब कैमरे के सामने इनसे बात किया तो ये मास्क खोजने लगे। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से पूरे देश में तीसरी लहर ओमिक्रॉन को लेकर के कई राज्यों में कई मामले सामने आए हैं। यहाँ देखिए मेरे सामने एक बुजुर्ग महिला है जिनकी उम्र लगभग 60-65 साल है। आंटी मास्क क्यों नहीं लगाए आप? क्या कर बिना मास्क है नहीं है, घर में है। तो घर में है तो मास्क भूल गए, मास्क लगाना चाहिए ना। हाँ। देखिए, जब इनसे सवाल किया तो इन्होंने कहा कि मास्क मेरे घर में भूल गए हैं, मास्क नहीं लगाए हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जिस तरह से लोग मास्क नहीं लगा के घूम रहे हैं और ओमिक्रॉन जो तीसरी लहर है यानी थर्ड वेव का दस्तक पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश और पूरे दुनिया में दस्तक दे चुकी है। रांची से अमित के साथ निरंजन। वहीं जीनोम सीक्वेंस मशीन को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है, जिसके बाद बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि जीनोम सीक्वेंस मशीन को अभी तक नहीं लगाया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। स्वास्थ्य विभाग जीनोम सीक्वेंस जांच रिपोर्ट को भुवनेश्वर और पुणे भेजा जाता है, जिसकी रिपोर्ट आने में कई दिन लग जाते हैं। सीएम 80 लाख रुपए का BMW कार का यूज करने के लिए सरकार के पास पैसे हैं। वहीं जेएमएम ने कहा कि कोर्ट अपना काम कर रही है, सरकार एक प्रक्रिया के तहत काम करती है और उम्मीद है कि जल्दी ही जीनोम सीक्वेंस मशीन लगाई जाएगी। इस पर बहुत तेजी से काम जारी है। सरकार का जो दोहरा राजनीतिक चरित्र है, ये 3 उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है। जो वो कहते हैं फंड की कमी है, जब वो BMW गाड़ी खरीद सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 80 लाख में, उस समय फंड की कमी नहीं थी। जिस समय 70 करोड़ के मंत्रियों के बंगले बनने की स्वीकृति होनी थी, तब फंड की कमी नहीं थी। और जिस समय मंत्रियों के लिए नए फॉर्च्यूनर आने थे, तब फंड की कमी नहीं थी और फाइलें भी बहुत तेज गति से बढ़ी। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन है, जो ये बताएगी कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट है झारखंड में, वो मशीन खरीदने की फाइल जो है 6 महीने से वो अटकी हुई है सरकार के रेड टेपिज्म में और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसकी प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। बहुत जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन हम लोगों के पास, हमारे राज्य के पास होगा और मुझे लगता है कि देश के अन्य राज्यों से इस मामले में हम आगे रहेंगे। मुझे लगता है 2-4 राज्यों में ये सुविधा हो। हम पूरी तरह पारदर्शिता के साथ किसी चीज को हम खरीदना चाहते हैं। सीक्वेंस मशीन खरीदने के लिए बातें हो रही है। हमें लगता है कि निविदा के जरिए हम उसको खरीदेंगे, उसकी प्रक्रिया चालू है। और अब खबर गिरिडीह से, जहां के प्रमुख पर्यटक स्थल खंडोली डैम में करीब 1 महीने की लंबी सफर तय कर यहां साइबेरियन पक्षियों का झुंड पहुंचा है। साइबेरियन पक्षियों के आने के बाद खंडोली पर्यटन स्थल का नजारा ही बदल गया है। देखने के लिए खंडोली डैम बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हर साल आने वाले इन मेहमान पक्षियों को देख पर्यटकों में खुशी देखने को मिलती है। करीब 3 महीने तक साइबेरियन पक्षी यहां प्रवास करते हैं और गर्मियों की शुरुआत के वक्त वापस एक लंबी
लंबी उड़ान के बाद अपने देश लौटते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं गिरिडीह जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल खंडोली में, जहां पे सैलानी हर रोज सैकड़ों की संख्या में आते हैं और लुत्फ उठाते हैं। और यहाँ पे जो सबसे खास बात यह है कि अभी दिसंबर का महीना है और साइबेरियन पक्षियों का आगमन हो रहा है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, जिसके वजह से सैलानी और आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं और बोटिंग का मजा ले रहे हैं। आपको मैं विजुअल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि सैलानी आते हैं और जब भी खंडोली आते हैं तो यहाँ पे बोटिंग का लुत्फ उठाने से नहीं चूकते हैं। और ख़ास करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो साइबेरियन पक्षियों का आगमन होता है, जो डिस्टेंस में मैं हालांकि जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद विजिबल ना हो मैं, लेकिन बता दूँ कि यहाँ पे साइबेरियन पक्षियों का आना हर दिसंबर में हर वर्ष आते हैं। उसके बाद जनवरी फरवरी रुकते हैं, उसके बाद फिर अपने कंट्री अपना देश पुनः वापस चले जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने का हर कुछ है। बच्चे लोग आते हैं, हॉर्स राइडिंग है, जैसे कि यहाँ पे बोटिंग है, सब लोग को बहुत अच्छा लगता है। साइबेरियन डक के बारे में आपने सुना होगा, वो भी बहुत अच्छा है, जिसको देख के मतलब फरवरी लास्ट तक वो यहाँ पे रहता है। और सबसे बड़ा बात है पार्क है, जहाँ बच्चे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ऊपर से यहाँ पे खाना वाना किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ हॉर्स राइडिंग होता है। यहाँ जो डक है साइबेरियन डक बहुत अच्छा है और इसी के लिए हम लोग देखने आए हैं, घूमने आए हैं। तो आप लोग हर वर्ष आते हैं यहाँ पे? हाँ, हम लोग हर वर्ष आते हैं इस टाइम। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो गिरिडीह में जो खंडोली है, यहाँ पे सिर्फ जिले भर से ही नहीं बल्कि राज्य के दूसरे जिलों से भी सैलानी यहाँ पे लुत्फ उठाने के लिए आते हैं, जैसे हजारीबाग, देवघर, धनबाद वगैरह। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।